गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुमार रौनक आप सभी लोगों का पुनः मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अपने आंसर राइटिंग के जो सेशन है उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ गया हूं। और आज भी जो टॉपिक है वो हमारा पॉलिटी का टॉपिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जुडिशियल पेंडेंसी। हाल फिलहाल में जितने भी आपके महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो या आपका द हिंदू हो, उसमें ये डेटा को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। बड़े बड़े आर्टिकल्स इस पर निकले हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ने बताया कि जुडिशियल पेंडेंसी, जो केसेस हमारे देश में पेंडिंग रह गए हैं, जिसे सनी देओल ने कहा था कि तारीख पे तारीख, तो कितनी तारीखें दी जा रही है, कौन कौन से केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस पेंडिंग है, ये हम लोग देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में इस डेटा के अनुसार लगभग 88,000 केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में लगभग 63 लाख केस पेंडिंग है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो कहना ही नहीं है, 4.5 करोड़ से ऊपर केसेस पेंडिंग है। देखिए, अब हम देखेंगे कि इसके कारण क्या है। हम सबसे पहले देख लेंगे हम क्या क्या देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो भैया हम देखेंगे कि रीज़न क्या है, आखिर इसका रीज़न क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके मेजर्स क्या क्या हैं इससे निपटने के। तो चलिए सबसे पहले रीज़न पे आते हैं। आपको आंसर कैसे लिखना है, मैं सीधा आंसर लिख करके ही आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो थियोरेटिकली बताने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं आपको तैरने की सारे साइंस समझा दूँ तो उससे आप तैर नहीं लेंगे जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो कारण मैंने यहाँ 6 कारण दिए छोटे छोटे। तो सबसे पहला कारण है इनएडिक्वेट जजेस पॉपुलेशन रेशियो। मतलब क्या है, तो 120वां जो लॉ कमीशन था उसने कहा था कि हर 10 लाख लोगों पर 50 जज होना चाहिए, 50 जजेस पर मिलियन पीपल। बट करेंटली ये कितना रेशियो है जी, 21 पर मिलियन, तो आधे से भी कम है। तो भैया पेंडिंग तो होगा ही होगा। तो जजेस पॉपुलेशन का रेशियो जो है वो इनएडुकेट है। डेटा मैंने आपको दे दिया, इसी तरह का डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है जी, इनएफिशिएंसी ऑफ एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया था कि कोर्ट के अलावा भी मीडिएशन हो जाए, आपके आपसी समझौते हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, मगर वो इनएफिशिएंट रहा है ना। तो क्या है जी, तो वही मैंने लिखा कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैव नॉट बिन डिप्लॉयड इफेक्टिवली। अच्छा, अब इसमें आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, कि कैसे। तो देखिए, जो ग्राम न्यायालयों का गठन किया गया था गांव के लेवल पे, वो ऑलमोस्ट डिफंक्ट है। उसका कोई भी मतलब ये नहीं हो रहा है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं हो रही है जो जुडिशियल पेंडेंसी को कम कर सके या जुडिशियरी के बर्डन को घटा सके, है ना। ये एक जस्ट लेवल ऑफ अपील बन के रह गया है ग्राम न्यायालय, ठीक है। तो ये इनएफिशिएंसी ऑफ एडीआर आपने देखा। अब चलिए हम देखते हैं सिस्टमिक एंड प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी। प्रोसीजरल क्या इनएफिशिएंसी है जी, तो आप जानते हैं कि मल्टीपल अपील्स होते हैं, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट होते हैं कि अगली तारीख, सर हम केस नहीं पढ़े, सर केस पढ़ने का मौका दिया। वेग लॉ, कुछ लॉ ऐसे हैं कि लॉ पे ही चर्चा होने लगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे ही सवाल उठने लगा। फिर क्या भैया, पुअर केस मैनेजमेंट। एक केस आ जाया, फिर उसके फाइल को दबा दिया गया, फिर पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया। तो प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी है। क्या क्या है जी, तो जुडिशियल डिले स्टेम्स फ्रॉम मल्टीपल अपील, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट, वेग लॉ एंड पुअर केस मैनेजमेंट। देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पढ़ना होगा तो आप यहाँ स्क्रीन पे आराम से रोक करके पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। डिफिशियंसी इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सही बात है भाई, आपने देखा होगा जॉली एलएलबी फिल्म में बेचारा जज आता है और धूल ऐसे ऐसे करता है ना, अपने टेबल पर से हटाता है। तो देखिए, डिफिशियंसी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो शॉर्टेज ऑफ सपोर्ट स्टाफ है, सही बात है, सपोर्ट स्टाफ का शॉर्टेज है। लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर आजकल तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होता है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक लिमिटेड है। जितने देश में कोर्ट हैं उसमें हो रहा है, मगर वो लिमिटेड तरीका से। और सिर्फ वो स्ट्रीमिंग की बात नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट केस लोड कम करने में होना चाहिए, है ना। और फिर क्या है, पुअर डिजिटल अडॉप्शन। अब हमारे जज वज जो है वो थोड़े ओल्ड फैशन है, अब उनको पुनः ट्रेन करना ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक है, पॉसिबल नहीं है ना। तो डिफिशियंसी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी भी एक कारण है। पांचवा क्या है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अब कहेंगे सर क्यों नहीं उसको किया जा सकता है ट्रेन, क्यों नहीं स्टाफ बढ़ाया जा सकता है, तो उसका कारण है कि भैया पैसा, स्टाफ रखोगे तो पैसा देना होगा। और भारत अपने जीडीपी का मात्र 0.1% जुडिशियरी पे खर्चा करता है। तो डिफिशियंसी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में होना ही है ना। देखिए यहाँ पे कनेक्टेड पॉइंट्स है, तो आप याद रख सकते हैं। फिर अगला बात क्या है, तो गवर्नमेंट खुद ही लिटिगेटर बन गई है। आधे से ज़्यादा केसेस जो कोर्ट में है उसमें आप देखते होंगे फलना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चिल्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो गवर्नमेंट ही अब लगभग 50% केस में लिटिगेटर है। तो भैया इनका तो अपना ही ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या ही निपटाएंगे, है ना। तो ये 4-5 बातें हैं, आप आराम से रोक करके देख सकते हैं भैया।
जज पॉपुलेशन का रेशियो ठीक नहीं है, एडीआर का इनएफिशिएंट बिहेवियर, प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। क्यों भैया? तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और गवर्नमेंट ही लिटिगेटर है, ये तो एक अलग ही समस्या है। अब चलिए देखते हैं तो इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो होता है कि हमारा फंडामेंटल राइट का ही वायलेशन हो जाता है। अब बोलेंगे आप कि कैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है, तो वहाँ पे आएगा सुप्रीम कोर्ट का हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का वर्डिक्ट, जिसमें कहा गया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ 21 एंड पार्ट 21, माफ़ कीजिएगा, मतलब पार्ट नहीं, आर्टिकल 21। और जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट का। तो अगर स्पीडी ट्रायल नहीं होगा, जुडिशियल डिले होंगे, तो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के वर्डिक्ट के अनुसार ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। अब इसके सोशल इम्प्लीकेशन क्या होते हैं भैया, इसका सामाजिक क्या होता है प्रभाव? तो क्या होता है कि भैया जो डिले होता है ना, वो क्रिमिनल जो माइंड के लोग होते हैं, जो क्रिमिनलाइज्ड माइंड के लोग होते हैं, वो इम्बोल्डन होते हैं, उनके अंदर से डर हट जाता है। तो वही मैंने लिखा है कि डीलेज इन ट्रायल इम्बोल्डेंस क्रिमिनल एंड रिड्यूसेस डेटरेंस, है ना। और जो अंडर ट्रायल होते हैं, आपको पता होना चाहिए भारत में बहुत से कैदी, लगभग 76% कैदी पे तो अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है, उनको तो तारीख पे तारीख ही नहीं मिली, क्योंकि उनकी पहली तारीख ही नहीं आई है। तो पहली तारीख की ही इंतजार में लगभग 76% कैदी इनकार्सिरेटेड हैं। तो सोशल इम्प्लीकेशन क्या हुआ? एक तो क्रिमिनल के अंदर से डेटरेंस घटा, डर घटा कानून का, और अंडर ट्रायल बेचारे बिना न्यायिक समीक्षा के, बिना न्यायिक उनको मौका मिले ही वो जेल में सड़ते रहते हैं। चलिए आगे देखिए इसका इकोनॉमिक कारण क्या होता है। तो भैया ज़्यादा डिले, ज़्यादा डेट, वकील का ज़्यादा फी, तो इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, है ना। और भैया क्या है? लैंड एक्विजिशन और एंड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस केसेस ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या लिखा है? इसका मतलब क्या हुआ? एक तो आप समझ गए कि ज़्यादा केस होगा तो ज़्यादा तारीख, ज़्यादा तारीख तो ज़्यादा वकील का फ़ी। दूसरा क्या लिखा है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को जब रोका जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ब्लॉक किया जाता है। कैसे? तो अब ज़मीन लेना है, किसान ने केस कर दिया, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। ये गलत सही की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिबेट में नहीं जाना है हमें यहाँ पे। हमें यहाँ पे लिखना है कि इन सब के चलते क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ब्लॉकेज होता है ना। अब मान लीजिए आज फैक्ट्री खोलना था, लैंड का केस हो गया, 10 साल बाद कंपनी ने केस जीत भी लिया, मगर 10 साल तो चला गया उसका, तो वो लॉस को, अब वो क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इरोजन ऑफ ट्रस्ट, एक आपका कंसेप्ट आपने सुना होगा या आज सुन ले, ब्लैक कोट सिंड्रोम। जैसे कि लोगों को क्या होता है ना कि मतलब वकील देख के ही डर लगने लगे। ब्लैक कोट मतलब सिंबलाइज कर रहा है वकील को कि भैया हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जज ये करेगा वो करेगा, मुंशी पेशकार फलना चिलना, वकालत नामत ये तो वो। तो जनता सोचती है कि हम जो एक्स्ट्रा लीगल मेथड से ही क्यों ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर ले। मतलब ब्लैक कोर्ट का इतना डर है कि लोगों का क्या हो गया है, जुडिशरी पर से कॉन्फिडेंस ही चला गया। तो वही बात मैंने लिखा, इरोजन ऑफ ट्रस्ट, सिटीजन्स लूज कॉन्फिडेंस इन जुडिशरी एंड रिजॉर्ट टू एक्स्ट्रा लीगल मेथड फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसी को कहा जाता है, इसी जो बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, इसी को ब्लैक कोट सिंड्रोम कहा जाता है कि भैया कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, बाहर ही निपटा लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेजर टू रिड्यूस जुडिशियल पेंडेंसी। अब इसके लिए क्या है, तो बहुत से लॉ कमीशन बने हैं देश में, आपको पता है, मैंने ऊपर ही 120 में लॉ कमीशन का एक रिकमेंडेशन बताया। तो वेरियस लॉ कमीशन ने क्या क्या कहा है, तो कहा है कि प्रोमोट एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रमोशन करना चाहिए ताकि, और उसको इफेक्टिव बनाना चाहिए। फिर केस मैनेजमेंट सिस्टम और स्ट्रिक्ट टाइमलाइन ऑफ हियरिंग, मतलब कोई भी केस आए तो उसका उसी वक्त एक टाइमलाइन तैयार कर देना चाहिए। जैसे आप कोचिंग में जाते होंगे तो वो एकदम बता देता होगा कि आज यहाँ टेस्ट होगा, आज वो वाला टेस्ट होगा, उसी तरह से कि पहली हियरिंग है, दूसरी हियरिंग है, और लगभग इतना में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना में हम ख़त्म कर देंगे। स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होना चाहिए। और जो केसेस बैकलॉग में है उसका पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक केस को तो बार बार डेट दे रहे हैं हर सप्ताह, और एक केस 5 साल से रखा हुआ उसका डेट ही नहीं आ रहा। तो सप्ताह में लगभग एक दिन या कुछ घंटे पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए पेंडिंग केसेस का, ताकि बैकलॉग को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। एक मलीमत कमेटी बनी इसी बात के लिए, तो उसने कहा कि प्ली बार्गेनिंग और एडीआर और माइनर ऑफेंस के बाद छोटे मोटे चीज़ों के लिए भैया कोर्ट मत आओ, आपस में ही कुछ आप लोग कर लो, और ज़्यादा मतलब आपस में ही निपटारा कर लो। ये नहीं कि उस पर क्या हुआ है भाई, तो टिकट चेकिंग नहीं हुआ है, टिकट में पकड़ा गया ट्रेन में और ले उसको डेट पे डेट मिल रहा है, तो उस तरह का नहीं। उसमें एडीआर करके माइनर ऑफेंस से फाइन वाइन लगा करके हटा दो, ठीक है। फिर क्या, फास्ट ट्रैक और स्पेशलाइज्ड कोर्ट फॉर क्विक डिस्पोजल। जैसे आप देखते हैं
अगर मान लीजिए कोई इस तरह का हीनियस क्राइम होता है तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम आप लोग सुनते होंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी यहाँ पे कमेटी ने सुझाव दिया था, और स्पेशलाइज्ड कोर्ट। फिर क्या कहा कि डिजिटलाइजेशन का उपयोग करिए। जो आप केस फाइल करना सकते हैं तो ई फाइलिंग करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, डिजिटल रिकॉर्ड रखिए, ताकि आपका मतलब क्या हो, इफ़िशियंट वे में आप काम कर सकें। तो आप पढ़ लीजिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक ई फाइलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल रिकॉर्ड एक्स्ट्रा, और लिमिटेड एडजर्नमेंट होना चाहिए जो कि सिंप्लीफाई करे ट्रायल प्रोसीजर को। ये नहीं कि अनंत काल तक आप अगली तारीख करते रहें। चलिए, फिर वर्मा कमेटी आई। वर्मा कमेटी भी कही, तो आप दो कमेटी का नाम याद रख सकते हैं यहाँ पे, एक तो मलीमत कमेटी और वर्मा कमेटी। एक दो बातें याद रखेंगे, ये लिख देंगे आप आंसर में। आपका जो एग्ज़ामिनर है उसके पास जो आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन आंसर, उसमें ये सब कमेटियों का ज़रूर नाम रहेगा। देखिए, इंक्रीज जजेस स्ट्रेंथ टू हैंडल केस लोड, वही बात कि जजेस का स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करिए, जो लॉ कमीशन ने भी कहा था। और कहा कि इसने कहा कि नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाइए ट्रैकिंग ऑफ केसेस को। मतलब आप एक मैनेजमेंट सिस्टम लाइए और देखिए कि केसेस को कैसे ट्रैक किया जा रहा, ट्रैक कीजिए। ये नहीं कि केसेस को, मतलब वही बात है, देखिए मिला जुला के बात तो यही है ना कि पेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पेंडेंसी कब नहीं होगी, जब आप चीज़ों को सही तरह से मैनेज करेंगे। तो उसने कहा, वर्मा कमेटी ने, कि नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्मा कमेटी के अंदर में क्या याद रखना है, नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए, और उसने क्या कहा, स्पेशलाइज्ड कोर्ट बनाना है, किसके लिए, वीमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, कमर्शियल मैटर के लिए। ये नहीं कि हर चीज़ उसी कोर्ट में आ रहा है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट बना दीजिए ऐसे ऐसे ऑफेंसेस के लिए। हाँ, जो हीनियस क्रिमिनल केसेस है या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है वो सब आप लाइए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो वो एक बात हो। चलिए, फिर क्या है, कुछ कॉमन मेजर में देख लीजिए। तो जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफिंग को स्ट्रेंथन करना, और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट, मतलब कोर्ट में जाने से पहले ही सेटलमेंट अगर हो जाए तो उसको प्रमोट करना पब्लिक के बीच। प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट प्री लिटिगेशन सेटलमेंट। तो ये दो चार बातें हैं, आप आराम से इसे रोक करके पढ़ सकते हैं। मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया आपका, क्योंकि ज़्यादा समय लेकर के इसी पे कहानी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आंसर लिखना है, कहानी नहीं लिखना है। चलिए, तो आपको कैसा ये वीडियो लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वही एकमात्र मोटिवेशन है, बाकी तो कुछ मिलना है नहीं इससे। चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोगों का कोई टॉपिक हो तो आप बताएंगे, वरना अगले बार में पॉलिटी का मैंने दो करा दिया, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करूँगा ताकि आपको आंसर लिखने का कला आ जाए। चलिए, धन्यवाद।